लेकिन याद रखना तुम्हारा सिलेक्शन सिर्फ तुम्हारे लिए मैटर करेगा। एक चीज मेरी ध्यान में रखना। हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल माय स्टूडेंट्स। एग्जाम्स आने वाले हैं, अगले महीने से आपके एग्जाम्स हो जाएंगे स्टार्ट, सीयूटी के भी और एसएससी के भी। सीयूटी के एग्जाम्स तो आपके 14 तारीख को आपका एग्जाम है और बाकी बच्चों के अलग अलग डेट्स आई हैं। मैंने इसी चीज को देखते हुए आप लोगों के लिए पूरी वीडियो बनाई है, चाहे वो बच्चा एसएससी का हो, चाहे वो बच्चा सीयूटी का हो, चाहे सीजीएल, एमटीएस, कोई भी गवर्नमेंट जॉब या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए। इंग्लिश के अंदर इससे बढ़िया इडियम्स और फ्रेजेस आपके नहीं आ सकते। इसी के अंदर से आपके कहीं ना कहीं के क्वेश्चंस आएंगे। बेटा सारे के सारे इडियम्स आप अपनी नोटबुक में मेरे साथ साथ लिखते चले जाइए। अगर आप लिखेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, बाद में आप भूल जाएंगे। तो सबसे पहले हमें जरूरी है, जो भी चीजें मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा वो आपकी सारी की सारी चीजें एग्जाम रिलेटेड होंगी। उनके अंदर से ही आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं से क्वेश्चन 110% आएगा। इनके बाहर से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। आप इतना भी करके जाते हो ना, आपका अच्छे से अच्छे कॉलेज में, आपका अच्छे से अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एडमिशन हो जाएगा। तो भाई सबसे पहले हम समझेंगे इडियम्स बेसिकली होते क्या है। इडियम्स बेसिकली होते हैं, हिंदी में अगर कहें हम तो मुहावरे होते हैं। मुहावरे का मतलब अंधे की लाठी। बेटा अंधे की लाठी का मतलब क्या होता है? एक अंधा है, उसके पास एक लाठी है, तो उसके पास एक ही सहारा होता है। तो अंधे की लाठी का मतलब होता है एकमात्र सहारा, अगर हम हिंदी में बात करें तो बेसिकली आपने समझा कि जो एक हेल्पिंग हैंड है हमारे लिए, वो क्या है बेटा? अंधे की लाठी। इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? इसको हम क्या देते हैं? इडियम्स कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? इडियम्स कहते हैं। तो इडियम एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका मीनिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल वर्ड्स। इसका जो मतलब होता है ना, एक्चुअल में मीनिंग कुछ और कह रहा है लेकिन इसका मतलब कुछ और होता है। वर्ड कुछ और कह रहा है और आपका मतलब कुछ और आता है। इसको हम क्या कहते हैं? इडियम। जैसे कि मैंने बोला अ पीस ऑफ केक, क्या का बेटा? एक केक का टुकड़ा है। बेटे केक के टुकड़े का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो बहुत आसान हो। जैसे कि क्या इसका मतलब ये होता है कि केक की बात कर रहे हो आप? नहीं बेटा, इसका मतलब होता है समथिंग वेरी इजी। कोई चीज जो बहुत आसान होती है ना, इसको हम कहते हैं अ पीस ऑफ केक। साथ साथ में आप मेरे लिखते जाना जो जो भी मैं आपको ये वर्ड्स कराऊंगा, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा, इसके अंदर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बताऊंगा और कुछ वर्कशीट्स भी है हमारी, ठीक है। तो इसका मतलब होता है बेसिकली समथिंग विच इज वेरी इजी। मैंने बोला मैथ्स इज अ पीस ऑफ केक, मैथ्स तो मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान है। साइकिलिंग इज अ पीस ऑफ केक, साइकिलिंग तो मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान है। समझ में आई बात? इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक, इंग्लिश तो मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान है। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? पीस ऑफ केक का कोई चीज जो बहुत ज्यादा आसान होती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या कंटेंट अपन पढ़ने वाले हैं भाई? सबसे पहले मैं आपको इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर इडियम्स बताऊंगा, कुछ एक्सपेक्टेड इडियम्स बताऊंगा जो इस साल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं, कुछ इजी मतलब बताऊंगा, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि इनको आप कैसे याद रख सकते हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है और कुछ रियल एग्जाम पैटर्न है हमारे जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले हमारे एग्जाम्पल समझते हैं हम। द पेपर वॉज अ पीस ऑफ केक। वो पेपर क्या था? बहुत ज्यादा आसान था। भाई किसी बच्चे के लिए पेपर डिफिकल्ट होता है, किसी के लिए बहुत ज्यादा आसान होता है। तो अगर मेरे लिए वो आसान है तो मैं बोलूंगा द पेपर वॉज अ पीस ऑफ केक। लेकिन अगर मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो भाई पेपर, तो हम इसको क्या बोलेंगे? अ हार्ड नट टू क्रैक। क्या बोलेंगे? अ हार्ड नट टू क्रैक। कोई चीज जो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो उसको हम बोलेंगे बेटा अ हार्ड नट टू क्रैक। तो द पेपर वॉज अ पीस ऑफ केक, द पेपर वॉज वेरी इजी। साइकिलिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। बेटा कप ऑफ टी का मतलब क्या होता है? जिस चीज में हमें इंटरेस्ट नहीं होता ना, इसको क्या बोलते हैं हम? कप ऑफ टी। जैसे कि आई डोंट हैव इंटरेस्ट इन साइकिलिंग, इसको आप कह सकते हैं साइकिलिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। मैथ्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, मैथ्स में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। समझ में आया? इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। गोइंग टू शॉपिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी, यानी मुझे इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है। जिस भी चीज में तुम्हें बच्चे इंटरेस्ट ना हो प्यारे बच्चे, तो उसके लिए आप क्या लगा दोगे? कप ऑफ टी। और जो भी चीज आपके लिए आसान हो बेटा, उसके लिए आप क्या लगा दोगे बच्चे? पीस ऑफ केक लगा देंगे। आई बात समझ में? हाँ जी, इसको आप साथ साथ में नोट डाउन करते जाओ। कुछ हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट इडियम्स है बेटा, ठीक है। जैसे अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो ब्लेसिंग का मतलब क्या होता है भाई? भाई ब्लेसिंग का मतलब होता है कोई आशीर्वाद। और डिस्गाइज का मतलब क्या होता है बेटा? डिस्गाइज का मतलब होता है बहरूपिया। क्या होता है? बहरूपिया। और ये क्या है हमारा? ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का मतलब क्या होता है भाई? आशीर्वाद। आशीर्वाद। थोड़ी सी हिंदी कमजोर है, मैनेज प्लीज। समथिंग दैट सीम्स बैड, कोई चीज जो पहले पहले खराब लगे एट फर्स्ट बट लेटर बिकम्स गुड, लेकिन बाद में हमें वो अच्छी लगने लग जाती है।
जैसे कि लूजिंग दैट जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। लूजिंग दैट जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी पहले पहले तो मुझे वो जॉब बहुत खराब लगती थी, लेकिन बाद में जाके मुझे पता चला वो जॉब तो मेरे लिए बहुत अच्छी है, मुझे अच्छी सैलरी देती है, मुझे अच्छी एकोमोडेशन फैसिलिटीज देती है, मुझे बहुत सारे पर्क्स देती है। तो उसके लिए मैं क्या बोलूंगा, लूजिंग दैट जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अच्छा, इसमें तो उल्टा बता रखा है, वो जॉब खोना मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, सॉरी, हाँ इसके अंदर हमें उल्टा बता रखा है। तो लूजिंग दैट जॉब, वो जॉब जब मैंने छोड़ी तो मुझे लगा कि खराब हो जाएगा, लेकिन मेरे लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा हो गया। तो कोई चीज जब पहले आपको खराब लगे, तो उस लड़के को पहले जॉब छोड़ना खराब लग रहा था कि उसकी जॉब चली गई थी, लेकिन बाद में उसको पता चला ये तो बहुत अच्छा हो गया, मेरे को तो कोई दूसरी जॉब मिल गई, या उसने तो अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया। तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे, दैट जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी, या फिर लूजिंग दैट जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी। आप इसको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। भाई एक होता है बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। बेटा मिडनाइट का मतलब होता है अंधेरी रात। अंधेरी रात के अंदर तेल जल रहा है। क्यों जल रहा है भाई तेल? जब एक बच्चा बहुत ज्यादा मेहनत के साथ अपने एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन के साथ अपने एग्जाम के लिए पढ़ रहा हो, तो दिन और रात नहीं देखता, वो लगा रहता है, पूरी जिंदगी लगा रहता है, पूरी रात लगा रहता है, पूरे महीने लगा देता है, पूरे साल लगा देता है एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो रात में जब तेल जलता है ना भाई, तो उसको रात में भी पढ़ना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है, कोई पढ़ाई करना या किसी काम को करना लेट नाइट तक, जब हम यही नहीं देखते कि समय क्या हुआ है, दिन हो चाहे रात हो, हम पढ़ते ही रहते हैं, या फिर जो भी हमारा काम है उसके अंदर लगे ही रहते हैं। रात को फोन चलाने को बेटा बर्निंग द मिडनाइट ऑयल नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे जब कोई इंसान बहुत मेहनत के और लगन के साथ पढ़ रहा हो। इसको हम एक और इडियम बोलते हैं, वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक। क्या बोलेंगे बेटा? वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक। इसको कहते हैं हम भाई जब कोई इंसान टाइम भी ना देखे कि क्या चल रहा है। तो स्टडी और वर्क टिल द लेट नाइट। एग्जांपल है, स्टूडेंट्स बर्न द मिडनाइट ऑयल बिफोर द एग्जाम्स। तो बच्चे क्या करते हैं, पूरे साल तो बच्चे पढ़ते नहीं है, जब उनके एग्जाम्स आ जाते हैं तब देखते हैं यूट्यूब के ऊपर कैसे पढ़े 4 घंटे पहले, कैसे करे 1 घंटे के अंदर या बिफोर द एग्जाम पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट। तो बेटा इससे है ना एग्जाम क्लियर नहीं होता। एग्जाम करने के लिए ना बेटा आपको महीनों की मेहनत, हफ्तों की मेहनत, सालों की मेहनत लगती है क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बर्न द मिडनाइट ऑयल बिफोर द एग्जाम्स। तो बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम से पहले दिन रात पढ़ते हैं, देर रात तक पढ़ते हैं। साथ साथ में लिखते जाना भाई, दोबारा मैं बता रहा हूं, इनके अंदर से आपके कोई ना कोई इडियम्स टपक जाएगा एग्जाम में, और फिर तुम बोलोगे राविल सर ने तो ये करवाया था, हमने करा क्यों नहीं यार इसको। तो लिख लेना भाई, लिखोगे ना बेटा तो एक चीज तुम्हें 4 बार रिवीजन हो जाएगी, ऐसे मान के चलो। और भाई एक चीज है, अगर सरकारी जॉब तुम्हारी लग गई या किसी का सीयूटी के अंदर डीयू में एडमिशन हो गया, भाई साहब लाइफ इतनी अच्छी हो जाएगी, इतने अच्छे स्टूडेंट्स मिलते हैं हमें पढ़ने के लिए, साथ में इतने अच्छे टीचर्स होते हैं। और अगर तुम वही छोटे मोटे कॉलेज में जाओगे तो भाई कोई वैल्यू भी नहीं करेगा। और ये कोशिश करो ना कि पहली बार में एग्जाम क्लियर होकर अपना लाइफ को सक्सेसफुल बनाए। क्यों छोटी छोटी चीजों के पीछे आप पड़े रहते हो? एग्जाम क्लियर करो, उसके बाद करो सारी चीजें। ठीक है, तो वंस इन अ ब्लू मून, कोई चीज जो कभी कभार हो, कोई चीज जो बहुत ज्यादा रेयरली होती है। इसका मतलब क्या है, कोई चीज जो बहुत ज्यादा रेयरली होती है, इसको हम बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून। मैं अपनी नानी के घर जाता हूं लेकिन कभी कभार, आई गो टू माई ग्रैनीज होम वंस इन अ ब्लू मून। आई ईट द जंक फूड वंस इन अ ब्लू मून, यानी कभी कभार मैं जंक फूड खा लेता हूं। ठीक है, तो ही विजिट्स हिज होम टाउन, वो अपने होम टाउन जाता है बेटा, कब जाता है? वंस इन अ ब्लू मून, यानी कभी कभार कोई नंबर आ जाए कि वो अपने होम टाउन के अंदर चला जाए, इसको क्या कहेंगे बेटा हम? वंस इन अ ब्लू मून। भाई स्पिल, स्पिल का मतलब होता है फैलाना। स्पिल का मतलब क्या होता है भाई? फैलाना, फैलाना। तो स्पिल द बीन्स, और बीन्स का मतलब क्या होता है? जो आपके राजमा चावल हो गए, जो राजमा हो गया ना आपका, या फिर कोई भी बीन्स होती है। तो स्पिल, स्पिल का मतलब आपने सारा का सारा राजमा फैला दिया, सारा का सारा डब्बे के अंदर से गिर गया। तो जब आप क्या करते हो, रिवील द सीक्रेट, कोई सीक्रेट बता देते हो किसी को, जब आप कोई किसी को सीक्रेट बता देते हो, यानी कि सारे के सारे बीन्स बाहर निकाल देते हो, उसको बोलते हैं रिवील द सीक्रेट। हु स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द सरप्राइज, किसने सरप्राइज के बारे में बताया, यानी किसने सीक्रेट खोला कि हम क्या सरप्राइज देने वाले हैं, इसको क्या बोलेंगे बेटा हम? रिवील द सीक्रेट, यानी कि स्पिल द बीन्स। इसको स्पिल नहीं, इसको स्पिल बोलेंगे बेटा। स्पिल, स्पिल मतलब होता है फैला देना। ठीक है, उसके बाद है हमारा हिट द नेल ऑन द हेड। बेटा किसी का सर है, आपने एक नेल फेंका और सीधा उसके माथे पे जाके लगा,
तो उसको क्या बोलेंगे, एकदम एग्जैक्ट टू द पॉइंट आंसर देना। तो कोई चीज कहना एग्जैक्टली करेक्ट, जब आप बिल्कुल सटीक आंसर देते हो किसी चीज का, आपने सीजीएल का एग्जाम क्लियर कर दिया, बिल्कुल सारे के सारे आंसर आपके सही है, तो हम क्या बोलेंगे, रवि हिट द नेल ऑन द हेड, यानी रवि ने एकदम सही बात कही, मतलब सही काम कर दिया। ठीक है, सो यू हिट द नेल ऑन द हेड, आप हमेशा सही जवाब देते हो। एट द 11th आवर, बेटा 11वें घंटे पे, मान के चलो हम किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टोटल घंटे हमारे पास कितने होते हैं, 12 घंटे, और आप कोई काम 11वें घंटे पे कर रहे हो, यानी आपके पास बस 1 घंटा बाकी है। तो इसका मतलब है कोई चीज जब आप एकदम लास्ट मोमेंट पे करते हो ना, उसको बोलते हैं एट द 11th आवर। रवि स्टार्टेड स्टडिंग फॉर द एग्जाम एट द 11th आवर, यानी रवि ने 11वें घंटे पे पढ़ना शुरू किया। इसका मतलब ये नहीं उसने 11 बजे पढ़ना शुरू किया, इसका मतलब ये है कि उसने बहुत लेट पढ़ना शुरू किया, उसका पेपर जस्ट कल है और वो आज पढ़ना शुरू कर रहा है, उसने पूरे साल अपनी पुस्तक उठाई नहीं है। ही सबमिटेड द एप्लीकेशन एट द 11th आवर, उसने कब अपनी एप्लीकेशन उसने कब सबमिट की बेटा, जब पूरा का पूरा टाइम निकल गया, यानी एकदम लास्ट मोमेंट पे उसने अपनी फाइल को सबमिट किया, एप्लीकेशन को सबमिट किया भाई। उसके बाद आता है हमारा 7वां, ये बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट इडियम्स है, इनको लिखते जाना साथ साथ में। सबसे ज्यादा जरूरी ये बात ये है कि इन्हीं के अंदर से कहीं ना कहीं आपका एग्जाम आएगा, अगर आप ये सारे के सारे कर लेते हैं तो। ब्रेक द आइस, भाई ब्रेक द आइस, बर्फ को तोड़ना। जब कोई कन्वर्सेशन नहीं हो रही होती ना किसी के बीच में, सारा का सारा माहौल हो जाता है बिल्कुल शांत, तो आप उसके अंदर क्या बोलते हो भाई, आप उसके अंदर बोलते हो प्लीज ब्रेक द आइस, कि कुछ तो बोलो भाई, सारा का सारा माहौल इतना शांत क्यों है, तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई, ब्रेक द आइस। यानी जब आप कोई कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हो ना कंफर्टेबली वे में, तो ही क्रैक द जोक, उसने जोक छोड़ा, और जोक छोड़ा तो आइस जो है ब्रेक हो गया, इसको बोलेंगे ही ब्रोक द आइस, यानी कि ही क्रैक द जोक टू ब्रेक द आइस, यानी जो बिल्कुल एकदम ऐसा शांत माहौल बन गया था, एकदम सीरियस माहौल बन गया था, उसने एक जोक छोड़ दिया बीच में ताकि कन्वर्सेशन कंफर्टेबली स्टार्ट हो जाए। एक होता भाई अंडर द वेदर। अच्छा, हमने तो अंडर का मतलब समझा है नीचे, अंडर का मतलब क्या होता है भाई, नीचे होता है, लेकिन जब ये मुहावरे के अंदर यूज होता है ना बेटा, तो इसका मतलब नीचे नहीं होता। अंडर द वेदर यानी मौसम के नीचे नहीं, मौसम के अंडर द वेदर का मतलब होता है बीमार पड़ जाना। आई एम फीलिंग अंडर द वेदर सो आई विल नॉट टेक द क्लास टुमारो, मैं बीमार हूं इसलिए कल मैं क्लास नहीं लूंगा। आई एम फीलिंग अंडर द वेदर सो आई विल नॉट गो टू द वेडिंग सेलिब्रेशन ऑफ माई ब्रदर, मैं बीमार हूं इसलिए मैं अपने भाई की शादी में नहीं जाऊंगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे, आज मैं बीमार हूं। कॉल इट अ डे, यानी भाई दिन पूरा हो गया। दिन पूरा मतलब जब आप कोई काम में बहुत ज्यादा व्यस्त हो, कोई काम कर रहे हो आप, और आपने पूरा का पूरा काम अपना कर लिया, खत्म, क्या बोलोगे, कॉल इट अ डे। आप किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हो, काम खत्म, कॉल इट अ डे। मम्मी ने आपको कोई काम बताया, झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो, आपने खत्म कर लिया, कॉल इट अ डे। सो लेट्स कॉल इट अ डे, चलो छुट्टी हो गई, अब अपना काम खत्म करते हैं। किल 2 birds with 1 stone, 2 पक्षियों को एक ही पत्थर से मारना। वैसे तो पक्षियों को मारना गलत बात होती है, लेकिन ये इडियम से अगर हम समझे तो इसका मतलब होता है कंप्लीट 2 tasks टुगेदर, यानी जब आप एक तीर से 2 निशाने मार देते हो, इसको हम कहते हैं भाई किल 2 birds with 1 stone। तो वॉकिंग टू कॉलेज, किल 2 birds with 1 stone, यानी वो अपने कॉलेज में जाता है, एक तो उसकी वॉक भी पूरी हो जाती है, वो हेल्दी भी हो जाता है, उसके डेली जो स्टेप काउंट्स होते हैं वो भी कंप्लीट हो जाते हैं, और एक वो कॉलेज भी पहुंच जाता है। तो देखा, कॉलेज जाने से, पैदल जाने से 2 काम कंप्लीट हो गए, कॉलेज भी चला गया और भाई उसने अपना हेल्थ भी अच्छी कर ली। तो ये क्या है भाई, तुम्हारे इडियम्स है। अगला वाला देखो भाई, अगला हमारा कॉल इट अ डे, यानी कि किसी काम को कर देना। अब ये देखो, ये है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो सीयूटी के अंदर और एसएससी के अंदर हमारे आए। जैसे कि बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये मैंने आपको बताया था। बर्निंग द मिडनाइट ऑयल का मतलब मैंने आपको बताया था ना, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करना। भाई मान के चलो आप मिडनाइट ऑयल जला रहे हो तो बिजली वेस्ट कर रहे हो क्या, नहीं। स्टडी टिल लेट नाइट, हाँ जी। जल्दी सो जाना, नहीं। बर्निंग द लैम्प, मतलब आप मिडनाइट ऑयल जला रहे हो तो आप लैम्प को खराब कर रहे हो, नहीं। तो भाई इसका मतलब होता है एक्चुअल में बर्निंग द मिडनाइट ऑयल का मतलब ये नहीं आप तेल जला रहे हो, इसका मतलब ये होता है आप देर रात तक पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, स्टडी टिल द लेट नाइट, ठीक है। तो आपको इसके अंदर से चूज करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है आप लोगों का, ठीक है भाई। अगला वाला देखते हैं। अगला वाला मुझे आप बताना इसका आंसर क्या आएगा। अभी मैं इसके 4 ऑप्शन मैंने आपको दिखाए हैं, आंसर में इसको नहीं दिखाऊंगा। वंस इन अ ब्लू मून मैंने आपको बता रखा है। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कोई चीज डेली नहीं, रेयरली हो। जो कोई चीज कभी कभी हो, वीकली हो ना, हैप्पीली हो, खुशी खुशी के साथ हो, नहीं। जो कोई चीज कभी कभार होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है भाई, आपका रेयरली आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे एग्जाम के अंदर। स्पिल द बीन्स मैंने अभी आपको बताया,
किसी सिगरेट को रिवील कर देना। कुक फूड, स्पिल द बीन्स मतलब खाना बनाना, आप राजमा फेंक रहे हो उसके अंदर से खाना बनाने के लिए, नहीं। टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप गुस्सा हो रहे हो किसी के ऊपर, नहीं। तो करेक्ट आंसर है भाई इसका रिवील द सीक्रेट। चलो भाई, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने एक साथ दे दिए हैं तुम्हें, फटाफट से इनको करते हैं, इनका मतलब समझते हैं। और बेटा याद रखना, नोटबुक के अंदर जब तक लिखा नहीं रहेगा कुछ समझ में नहीं आएगा भाई, तो नोटबुक के अंदर जरूर से जरूर लिख देना इन सारी चीजों को, ठीक है। चलो अपना स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, बीट अराउंड द बुश, इसका मतलब क्या होता है भाई, जब आप मेन टॉपिक को छोड़ के इधर उधर की बातें करने लगते हो ना, इसको बोलते हैं हम अवॉइड द मेन टॉपिक, यानी बीट अराउंड द बुश। तो आप कह सकते हो कपिल से, कपिल डोंट बीट अराउंड द बुश, यानी मेन टॉपिक पे आओ, क्या कहना चाहते हो, डोंट बीट अराउंड द बुश। फेस द म्यूजिक, म्यूजिक को फेस करना, यानी म्यूजिक सुनना, नहीं 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 भाई, म्यूजिक को फेस करने का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है बेटा, जो आप रिजल्ट्स देखते हो ना किसी चीज के, यानी जैसा आप कर रहे हो आपको ही उसको झेलना पड़ेगा, यानी कि सामना करना। इसमें फेस का मतलब चेहरा नहीं है, फेस का मतलब होगा सामना करना, यानी कि जैसे जो भी रिजल्ट आए, आप इसमें पास हो जाओ, आप इसमें सक्सेस हो जाओ, आप इसमें फेलियर हो जाओ, वो अलग चीज है। तो फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है, आपको ही झेलना पड़ेगा जो भी इसका परिणाम होगा। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, यानी आप एक गलत पेड़ के ऊपर भौंक रहे हो, यानी जब आप किसी रॉन्ग डायरेक्शन में जाते हो ना, इसको बोलते हैं बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। यानी मेरे से क्यों बात कर रहे हो भाई, जिसने काम किया है उसको बोलो ना, मेरी क्या गलती इसमें। तो यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, आप मेरे से बात मत करो। थ्रू थिक एंड थिन, यानी मोटे और पतले के दौरान, इसका मतलब ये नहीं होता जो मोटू पतलू वाला हमारा नाटक है, नहीं भाई। इसका मतलब है हर एक सिचुएशन में। कपिल मेरे साथ, चाहे मेरा अच्छा मोमेंट हो चाहे मेरा खराब वक्त चल रहा हो, कपिल मेरे साथ हमेशा रहता है। तो मैं क्या बोलूंगा, कपिल इज ऑलवेज थ्रू माई थिक एंड थिन, कपिल हमेशा मेरे बुरे और अच्छे दिन में रहता है। माई फादर इज ऑलवेज थ्रू माई थिक एंड थिन, मेरे पापा हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं, चाहे मैं अच्छा हो मेरा जीवन, चाहे मेरा जीवन में कुछ कठिनाइयां रखी हो। द बॉल इज इन योर कोर्ट, अब ये जो बॉल है ये वो वाली बॉल्स की बात नहीं कर रहे, बॉल की बात कर रहे कि बॉल अब आपके कोर्ट में है, यानी कि जब डिसीजन आपका हो जाए। भाई एक फुटबॉल कोर्ट होता है हमारा ना, फुटबॉल कोर्ट के अंदर आप जब अब आपके कोर्ट में है ना बॉल, तो आपके पास डिसीजन होता है कि आप किस बंदे को आप बॉल पास कर रहे हो, राइट। तो इसका मतलब क्या है, द बॉल इज इन योर कोर्ट, यानी अब आपके हाथ में डिसीजन, आप जो भी डिसीजन लेना चाहे। एक कंपनी है, एक कंपनी के अंदर 10 बंदे बोल रहे हैं कि भाई हमें 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए, बॉस मना कर रहा है। अब बॉस ने एक बंदे को बोला कि आप बताओ, जो उसका सीनियर मैनेजर है, मान के चलो उसका नाम है राजू, राजू को बोला आप बताओ भाई क्या करना चाहिए हमें। तो हम बोलेंगे, मैनेजर बोले, जो कंपनी का मालिक है वो बोलेगा राजू को, राजू द बॉल इज इन योर कोर्ट, अब आपके हाथ में सारा का सारा डिसीजन, आप जो भी करना चाहे आप वो करो, आपकी बात हम मानेंगे। भाई एक होता है गरम आलू, हॉट पोटैटो। हॉट पोटैटो का मतलब क्या होता है भाई, एक कंट्रोवर्सी। जब कोई आप बड़ी दुविधा में फंस जाओ ना, एक कंट्रोवर्सी, एक बहस में फंस जाओ, किसी लड़ाई में फंस जाओ, उसको क्या बोलते हैं भाई हम, हॉट पोटैटो। मैं बोलूंगा आई एम इन अ हॉट पोटैटो, यानी मैं बड़े एक कंट्रोवर्शियल इशू में फंस चुका हूं। कपिल इज इन अ हॉट पोटैटो, कपिल एक कपिल मतलब एक कंट्रोवर्शियल इशू में फंस गया है। इन ब्लैक एंड व्हाइट, भाई काला, सफेद और काले के अंदर, इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है जब आप किसी से कोई चीज रिटर्न फॉर्म में मांगते हो ना, उसको बोलते हैं हम इन ब्लैक एंड व्हाइट। आई वॉन्ट द प्रूफ इन ब्लैक एंड व्हाइट, मुझे कैसे चाहिए भी पैसा, ब्लैक एंड व्हाइट, यानी रिटर्न में चाहिए मुझे पैसा। इसका मतलब ये नहीं होता ब्लैक पैसे को काला करके फिर सफेद करके दोगे, नहीं। इसका मतलब होता है इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है इन रिटर्न फॉर्म। क्या होता है भाई, इन रिटर्न फॉर्म। ये सारे आप लिख लेना बच्चों, इसी के अंदर से कोई ना कोई आपका आने वाला है एग्जाम के अंदर, याद रखना, बहुत जरूरी चीज बता रहा हूं मैं आप तुम लोगों को भाई। आगे देखते हैं अगला भाई हमारा हिट द सैक। तो भाई सैक का मतलब क्या होता है, बोरा। सैक का मतलब क्या होता है बच्चे, बोरा। बोरा का मतलब जो जिसके अंदर हमारी मम्मी या हमारे पापा वो भर के लेके आते हैं ना, गेहूं भर के लेके आते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, सैक बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम मम्मी बोलती है हमसे हिट द सैक, यानी जल्दी से जल्दी सोने चले जाओ, बहुत रात हो गई है। यानी जब हम किसी को बोले कि भाई सोने चले जाओ प्लीज, इसको हम बोलेंगे हिट द सैक। इसका मतलब ये नहीं है बोरे को तुम मारते जा रहे हो, नहीं। हिट द सैक तो एक तकिया भी तो बोरे की तरह होता है, हिट द सैक मतलब अपना सर वो तकिए के ऊपर ले जाओ और सो जाओ फटाफट से, ठीक है। क्वेश्चन आर्म एंड अ लेग, यानी क्वेश्चन आर्म एंड अ लेग, यानी जिसको हमें अपना पैर भी बेचना पड़े और हमारी बाजू भी बेचनी पड़े, हमारे पैर भी चले गए हमारे हाथ भी चले गए, इसको हम क्या कहते हैं भाई, क्वेश्चन आर्म एंड अ लेग। यानी ये कब बेचते हैं हम, ये कब बेचते हैं हम, जब कोई चीज बहुत ज्यादा महंगी होती है, ठीक है ना। तो मान के चलो मैंने बोला मैंने BMW खरीदी, BMW कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग, यानी BMW ने मेरे हाथ भी बेच दिए मेरे पैर भी बेच दिए, यानी ये गाड़ी तो मेरे लिए बहुत महंगी पड़ी। इसका मतलब ये नहीं मैंने एक्चुअल में अपने हाथ पैर बेच दिए, मेरे तो हाथ देखो है पैर भी है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ज्यादा महंगी हो।
अ स्टॉर्म इन अ टी कप, अ स्टॉर्म इन अ टी कप, यानी एक बात बताओ भाई, स्टॉर्म का मतलब होता है बवंडर या फिर कोई जो तूफान आ जाए। तो चाय के अंदर कभी तूफान आ सकता है क्या? चाय तो इतनी छोटी सी होती है, उसके अंदर कैसे तूफान आ जाएगा? तो बिग रिएक्शन ओवर स्मॉल इशू, जब कोई छोटे से इशू के ऊपर बहुत ज्यादा बड़ी चीज, जैसे छोटी सी चाय की प्याली है, उसके ऊपर बहुत बड़ा बवंडर कैसे आ सकता है, तूफान कैसे आ सकता है छोटी सी प्याली के ऊपर? तो वही चीज मैं बता रहा हूं, जब आप एक बहुत बड़ा रिएक्शन दे देते हो ना छोटे से इशू के ऊपर, तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई? अ स्टॉर्म इन अ टी कप कहते हैं। एप्पल ऑफ वंस आई, मेरी आंखों का सेब, हिंदी में कहते हैं मेरी आंखों का तारा, इंग्लिश में कहते हैं एप्पल ऑफ माई आई। तो एप्पल ऑफ माई आई क्या होता है? जो इंसान हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, इसको हम क्या बोलेंगे? एप्पल ऑफ माई आई। माई गर्लफ्रेंड इज द एप्पल ऑफ माई आई, मेरी गर्लफ्रेंड से मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। या कपिल इज द एप्पल ऑफ एन आई ऑफ हर ऑफ हिज गर्लफ्रेंड, यानी कपिल जो है अपनी गर्लफ्रेंड की आंखों का तारा है। माई फादर इज माई एप्पल ऑफ एन आई, यानी मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूं। इसको क्या बोलते हैं भैया? कोई फेवरेट पर्सन के लिए, ठीक है? किसी चीज के लिए मत लगाना बेटा, है ना? पुल समवन्स लेग, किसी की टांग खींचना, इसको क्या बोलते हैं? किसी के साथ जोक करना या फिर किसी को मॉक करना। मॉक मतलब भाई किसी का मजाक लेना। जैसे तुम्हारे होते हैं ना मॉक टेस्ट देते हो तुम एग्जाम से पहले, तो मॉक का मतलब होता है मजाकिया टेस्ट, यानी आप उसको सीरियस टेस्ट नहीं है वो एक्चुअल में टेस्ट तो आपका वो होगा जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे, आपकी डेट आ जाएगी। तो मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है? मॉक का मतलब क्या होता है भाई? मजाक मजाक, ठीक है? मेक बोथ एंड्स मीट, इसका मतलब समझते हैं। एक एंड ये है, एक एंड ये है, जब आप इन दोनों को क्या करा दो भाई? मैच करा दो, तो ये कैसे बन जाएंगे भाई? ये दोनों साथ में आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने दोनों एंड्स को जाके पटक दिया, साथ में चिपका दिया, नहीं। बोथ एंड मीट्स का मतलब होता है जब आप अपने खर्चों को अच्छे से मैनेज कर लेते हो। आप 1 जनवरी को अपना महीने का खर्चा शुरू करते हो और 31 जनवरी आ गई। अब अगर आपके 20 जनवरी को ही पैसे हो गए खत्म, तो बाकी दिन क्या करोगे आप? तो आप जब क्या करते हो, एक डेट और लास्ट वाली डेट को जब आप मैनेज कर लेते हो ना, आपके एक्सपेंसेस भी मैनेज हो जाते हैं। उसको बोलते हैं भाई मेक बोथ एंड्स मीट। रीड बिटवीन द लाइन्स, लाइनों के बीच में पढ़ने को क्या बोलते हैं भाई? किसी चीज को अंडरस्टैंड करना जो हिडन हो, जो कोई चीज छुपी हुई हो, छुपी हुई चीज को भी पता लगाने को कहते हैं हम रीड बिटवीन द लाइन्स। मैं कपिल के घर गया और मैंने कुछ छुपी हुई चीजें नोटिस कर ली, तो मैं क्या बोलूंगा? आई कुड रीड बिटवीन द लाइन्स व्हेन आई वेंट टू कपिल्स होम। आई बात समझ में? हाँ जी। तो बेसिकली जब आप हिडन मीनिंग को समझ लेते हो, छुपे हुए मतलब को समझ लेते हो, तो इसको क्या कहते हैं भैया? अपना रीडिंग बिटवीन द लाइन्स कहते हैं, ठीक है? चलिए अगला पढ़ते हैं हम। अगला भाई हमारा वंस इन अ ब्लू मून, ये मैंने आपको करा रखा है ऑलरेडी। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है भाई कभी कभार जो कोई चीज हो। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है हर एक सिचुएशन में, चाहे वो सिचुएशन बैड हो, चाहे वो सिचुएशन गुड हो, अच्छी बात है। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है जब आप अचानक से सरप्राइज हो जाते हो ना, सरप्राइज हो जाते हो, एकदम शॉक हो जाते हो, तो आप क्या कहते हो? अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। When कपिल परचेज्ड अ कार इट वाज लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू फॉर मी, यानी जब कपिल ने गाड़ी खरीदी मेरा एकदम शॉक हो गया, ठीक है? बैक टू द स्क्वायर वन, बैक टू द स्क्वायर वन, यानी जब आप स्क्वायर वन के दोबारा स्टार्टिंग में आ जाते हो तो इसको बोलते हैं भाई किसी चीज को दोबारा से शुरुआत करने को बोलते हैं हम बैक टू द स्क्वायर वन। ब्लैक शीप, भाई भेड़ तो आप सब लोगों ने देखी होगी भाई, भेड़ होती है सारी की सारी हमारी सफेद कलर की, तो हम पहचान नहीं पाएंगे कौन सी हमारी भेड़ है। लेकिन अगर एक भेड़ जो है भाई आपके ब्लैक कलर की हो जाए तो आप उसको पहचान लोगे? नहीं पहचान लोगे, एकदम पहचान लोगे कि भाई ये भेड़ किसकी है, ये भेड़ हमारी है। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा हम? ब्लैक शीप, यानी कपिल इज अ ब्लैक शीप, यानी कपिल ने क्या किया है? कुछ गलत चीज किया, यानी जो किसी ग्रुप का या फैमिली का इंपोस्टर होता है ना, इंपोस्टर का मतलब होता है भाई ढोंगी। क्या होता है? ढोंगी या फिर गुनहगार को क्या बोलते हैं? ब्लैक शीप। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, यानी आप उतना चबा नहीं सकते जितना आप चबा रहे हो, यानी टेक टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके दांत इतने से है, आप इतना सारा खाना कैसे खा सकते हो? यानी जब आप बहुत ज्यादा आप हो इतने से, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप इतनी सारी ले लेते हो आप 18, 19, 20, 21, 22 साल के, आपको लाइफ में सब कुछ करना है। मुझे जो है बड़ा घर भी चाहिए, बड़ा बंगला भी चाहिए, मुझे इंटरनेशनल ट्रिप्स भी चाहिए, मुझे बढ़िया वाइफ भी चाहिए, मुझे बढ़िया हस्बैंड भी चाहिए। पढ़ते तो तुम इतना से हो, तो भाई तुम्हारा सिलेक्शन कैसे होएगा? ये सारी चीजें पढ़ लेना बेटा, सिलेक्शन हो जाएगा। आगे देख, बाय हुक और क्रुक। बाय हुक और क्रुक का मतलब होता है बेटा जब आपको कोई चीज बोल दे, चाहे ऐसे करो चाहे तैसे करो, आपको करनी पड़ेगी ये चीज, इसको क्या बोलते हैं हम? बाय हुक और क्रुक। यानी जब आप कोई भी मेथड लगाओ, ठीक है, राम दंड भेद, आप कोई भी मेथड लगाओ तो उसको क्या कहते हैं भाई? बाय हुक और क्रुक। यू हैव टू क्लियर दिस एग्जाम बाय हुक और क्रुक, आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा
चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कभी भी भाई हमें किसी भी बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। क्या पता कवर उसका इतना बढ़िया ना दिख रहा हो, लेकिन जो कंटेंट उसमें लिखा है वो बहुत माशाअल्लाह हो, तो उसके लिए हम क्या बोल देंगे भाई, डोंट जज बाय अपीयरेंस। यानी जब हम दिखावटी के बेसिस पे ना जाए, हम उसके एक्चुअल मीनिंग पे जाएं। जैसे हम काफी बार बहुत इंसानों को जज कर लेते हैं उनकी चप्पल देख के या उनके कपड़े देख के, ऐसे नहीं करना चाहिए। क्या पता इंसान की संपत्ति हजारों करोड़ रुपए हो। क्लियर बात है। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइन, तो भाई एक होता है हमारा बादल। क्या होता है हमारा बादल होता है, बादल मैंने बनाया है। तो हर एक बादल की है ना भाई एक सिल्वर लाइन होती है। क्या होती है भाई, एक सिल्वर लाइन होती है। मैं सिल्वर कलर लू यहां से, एक ऐसा मान के चलो, मैंने कलर ले लिया तुम्हारा ये वाला, ठीक है भाई। तो इसके पास है ना एक सिल्वर लाइन होती है बेटा। क्या होती है, एक सिल्वर लाइन। हर एक क्लाउड के पास क्या होती है, एक सिल्वर लाइन होती है। तो हर एक बैड सिचुएशन के पास एक गुड साइड भी होती है। यानी कि अगर ये बादल अंदर से पूरा ऐसा है ना, तो उसके बाहर एक सिल्वर लाइन भी है। तो हर एक गलत चीज के बाद आपके साथ पक्का अच्छी चीज होगी। यानी कि अगर रात है तो बेटा दिन जरूर है। अगर आज आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो क्या पता इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए। बेटा मेहनत लगा के पढ़ लेना, इस बार तुम्हारे सिलेक्शन से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। आगे देखते हैं भाई। अगला है भाई हमारा गेट कोल्ड फीट, यानी ठंडे पैर कर लेने को क्या बोलते हैं भाई हम, ठंडे पैर करने को। जब हमारे पैर ठंडे हो जाते हैं ना बेटा, तो हम लोग हो जाते हैं बहुत ज्यादा नर्वस। क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा नर्वस। तो गेट कोल्ड फीट का मतलब यही है, गेट कोल्ड फीट का मतलब यही है, नर्वस हो जाना। जब कपिल स्टेज पे गया तो एकदम ठंडा पड़ गया। यानी व्हेन कपिल वेंट टू द स्टेज हिज फीट गॉट कोल्ड, यानी हिज फीट गॉट कोल्ड, यानी उसके पैर एकदम ठंडे हुए, यानी बहुत ज्यादा नर्वस हो गया। गो द एक्स्ट्रा माइल, तो भाई हर एक इंसान है ना लाइफ में मेहनत करता है। किसी किसी की मेहनत काम आती है, किसी किसी की मेहनत नहीं काम आती है। मेहनत काम किसकी आती है, जब वो बंदा एक और एक्स्ट्रा स्टेप चले अपनी जिंदगी में, जब वो बंदा हार ना मान के और थोड़ा सा आगे बढ़ लेता है ना, तो वो इंसान जीत जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, गो द एक्स्ट्रा माइल का मतलब है जब आप थोड़ा सा, हर सब लोग पढ़ रहे हैं भाई, लेकिन अगर तुमने अपने एक्स्ट्रा एफर्ट दिखा दिए ना, इन सब चीजों को लिख के, इन सब चीजों को अच्छे से समझ के पढ़ के, तो आपके लिए बहुत बढ़िया चीज हो जाएगी। ठीक है, तो मेक एक्स्ट्रा एफर्ट का मतलब होता है गो द एक्स्ट्रा माइल। हिट द बुक्स, हिट द बुक्स का मतलब क्या होता है भाई, कि किताब पढ़ ले भाई, जल्दी जल्दी पढ़ाई कर ले, एग्जाम्स आने वाले हैं। इन हॉट वाटर, गर्म पानी के अंदर अगर मैं तुम्हें उठाऊं और गर्म पानी के अंदर डाल दूं तो ऐसे तुम फटफटा जाओगे। तो इसको क्या बोलते हैं भाई हम, ट्रबल। यानी कोई इंसान जब बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत में हो, जैसे मैं बोलूंगा कपिल तो बहुत बड़ी मुसीबत में है, तो मैं क्या बोलूंगा, कपिल इज इन द हॉट वाटर। आई बात समझ में। कपिल ने एक नई कंपनी स्टार्ट करी और वो बड़ी परेशानी में आ गया। कपिल स्टार्टेड द न्यू कंपनी एंड ही गॉट इनटू द हॉट वाटर। क्लियर है ना, तो बड़ी मुसीबत में आ गया। जंप ऑन द बैंड वैगन, जंप ऑन द बैंड वैगन, यानी वो ही चीज फॉलो करना जो समाज के अंदर चल रही है, वही चीज फॉलो करना जो समाज के अंदर चल रही है। सब लोग सीयूटी के पीछे जा रहे हैं, सब लोग एसएससी के पीछे जा रहे हैं, सब लोग यूपीएससी, सबको आईपीएस बनना है। पढ़ाई इनसे होती नहीं है जी। ठीक है, तो जब हम कोई ट्रेंड को फॉलो करते हैं ना बिना किसी तैयारी के या कुछ भी चीज, तो इसको क्या बोलते हैं भाई हम, बैंड वैगन, जंप ऑन द बैंड वैगन। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी बिल्ली को बैग से बाहर निकालो। रिवील द सीक्रेट एक्सीडेंटली, जब आप एक्सीडेंटली गलती से कोई सीक्रेट बता देते हो ना, किसी का भांडा फोड़ देते हो, किसी का खुलासा कर देते हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। मिस द बोट, भाई बोट छूट गई हमारी, बोट छूट गई मतलब अब क्या करें भाई, मतलब कि हमने एक अवसर था हमारे पास जिंदगी में बहुत आगे बढ़ने का, वो अपॉर्चुनिटी क्या कर दी बेटा, हमने मिस कर दी। दर्द नहीं तो गेन नहीं, नो पेन नो गेन, यानी हमेशा आपको हार्ड वर्क गिव्स सक्सेस। आप हार्ड वर्किंग होगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी, वरना आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो नो पेन नो गेन। हम सब लोग जिम में जाते हैं, जितना ज्यादा हम हैवी डंबल उठाते हैं, जितना ज्यादा हम हार्ड वर्क करते हैं, तभी तो आपकी बॉडी बनती है, तभी तो आपके मसल्स बनते हैं। सेम चीज आपकी पढ़ाई में भी लागू होती है। जितना ज्यादा आप मेहनत के साथ पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, लिख के दे रहा हूं आप लोगों को मैं। तो नो पेन मतलब नो गेन, हार्ड वर्क ऑलवेज गिव्स द सक्सेस। उसके बाद है भाई हमारा CI2I। CI2I का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज से कंप्लीटली एग्री कर लेते हो ना, आंखों से आंखें मिला लेते हो, मतलब कि आपकी आंखें इक्वल हो जाती है, तो इसको बोलते हैं हम कंप्लीटली एग्री करते हैं। ठीक है, I यानी जैसा आप बोल रहे हो मैं वैसा का वैसा ही करूंगा, हम एग्री हो गए हैं। टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, यानी इसको ज्यादा सीरियस मत लो। डोंट बिलीव कंप्लीटली, यानी पूरा का पूरा इसके ऊपर विश्वास मत करो। टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, यानी थोड़ा सा नमक भी डाल लो इसके अंदर, यानी पूरी बात कंप्लीट नहीं है भाई, आधी बात कंप्लीट है, पूरी की पूरी बात इसके अंदर कंप्लीट आपकी नहीं है। आगे देखो भाई,
अगला हमारा द टिप ऑफ द आइसबर्ग। भाई आइसबर्ग का मतलब होता है बर्फ का पहाड़। क्या होता है भाई? बर्फ का पहाड़। ये मैंने आपका पहाड़ बना दिया और ये है पूरा का पूरा बर्फ का। ठीक है, ये पूरा बर्फ का है। ठीक है जी। तो स्मॉल विजिबल पार्ट ऑफ बिग प्रॉब्लम, जब आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का एक छोटा सा पार्ट दिखे ना बेटा, छोटा सा पार्ट दिखे, ये कितना बड़ा पहाड़ होता है, उसकी चोंच दिखती है तुम्हें? नहीं दिख पाती। तो द टिप ऑफ द आइसबर्ग यानी स्मॉल विजिबल पार्ट ऑफ बिग प्रॉब्लम, यानी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम का जब आपको छोटा सा पार्ट दिखे उसको बोलेंगे दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। टाइम फ्लाइज यानी समय निकल जाता है, समय उड़ जाता है। क्या समय उड़ता है? हमने तो देखा है तोता उड़ता है, पक्षी उड़ते हैं, कबूतर उड़ता है। समय कब उड़ता है भाई? तो समय तब उड़ता है, मैं समय रहना यूट्यूबर की बात नहीं कर रहा, समय जो एक्चुअल में समय यानी जिसके अंदर हम जी रहे हैं इसकी बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब होता है भाई टाइम पासेस, यानी समय बहुत जल्दी निकल जाता है बेटा। आज तुम 20 साल के हो, कब तुम 30 साल के हो जाओगे, कब तुम 40 साल के, और तुम सोचोगे है भाई हमें कोई रावल सर पढ़ा रहे थे, हमारा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने भाई पढ़ा नहीं था ढंग से। तो समय बहुत जल्दी निकल जाता है बेटा। बहुत बच्चे तुम्हारे से पहले आए हैं, बहुत बच्चे तुम्हारे बाद आएंगे, लेकिन याद रखना तुम्हारा सिलेक्शन सिर्फ तुम्हारे लिए मैटर करेगा। एक चीज मेरी ध्यान में रख लेना। आगे देखो, अप इन द एयर। अच्छा, टर्न अ ब्लाइंड आई यानी किसी को अंधा कर देना, यानी इग्नोर कर देना किसी को इंटेंशनली। जब आप जानबूझ के किसी को इग्नोर कर देते हो ना, इसको बोलते हैं भाई टर्न अ ब्लाइंड आई, यानी आप खुद अंधे बन जाते हो, यानी इग्नोर कर देते हो किसी को, दिखते ही नहीं है किसी को कोई आपको। अप इन द एयर का मतलब होता है जो कोई चीज बहुत ज्यादा अनसर्टेन हो, यानी हवा में लटकी पड़ी है, इसका मुझे नहीं पता ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसको बोलते हैं अनसर्टेन। वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव, जब आप अपना दिल अपनी बाजू के ऊपर पहन के चलते हो, इसका मतलब होता है शो इमोशंस ओपनली, यानी अपना दिल छुपा हुआ है, किसको क्या पता, किसी के दिल में दर्द है, किसी के दिल में पीड़ा है, किसी के दिल में दुख है, प्यार है, क्या पता। लेकिन जब आप अपना दिल पूरी अपनी बाजुओं में रख दो तो सामने आप दिखा देते हो, यानी जब आप अपने इमोशंस, रोना हंसना आप बिल्कुल सामने दिखा देते हो, इसको क्या बोलते हैं भाई हम? जब आप अपने इमोशंस पूरे वियर योर हर्ट ऑन योर स्लीव। वाइल्ड गूज चेज, भाई वाइल्ड का मतलब होता है जंगली और गूज मतलब होता है एक जानवर। अब वो जब चेज कर रहा है ना, वाइल्ड गूज चेज यानी यूजलेस चेज, यूजलेस सर्च, यानी जब आप बिना फालतू में कोई भी चीज को ढूंढ रहे हो उसको बोलते हैं हम वाइल्ड गूज चेस। ठीक है, क्योंकि वो आपके हाथ तो आएगी नहीं। योर गेस इज एज गुड एज माइन, यानी आपका गेस इतना ही अच्छा है जितना अच्छा मेरा है, यानी आप इसके अंदर बता रहे हो जितना अच्छा तुमने सोचा उतना ही अच्छा मैंने भी सोचा है। तो आई ऑल्सो डोंट नो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने भी ज्यादा सोच लिया तो मैंने भी सोच लिया, इसका मतलब ये है कि जितना तुमने सोचा ना मैंने भी उतना ही सोचा, यानी मैंने भी कुछ नहीं सोचा। ठीक है, यानी मुझे भी नहीं पता इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हो। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अब भाई कोई इंसान आपको बोलता है मैं देश सुधार दूंगा, मैं देश के अंदर ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, डेवलपमेंट कर दूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दूंगा, स्मार्ट सिटी बना दूंगा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया हमारे देश के अंदर, तो उसके एक्शंस बताएंगे, उनके वर्ड्स बताएंगे। तो हमें देखना है बंदे के मुंह पे मत जाओ, बंदा क्या एक्शंस करता है उस पे जाओ। ठीक है, तो वर्क मैटर्स मोर देन टॉक, यानी किसी की, आप लोग बोलते मैं ये आईपीएस बन जाऊंगा, मैं डीजीसी बन जाऊंगा, मैं एसएचओ बन जाऊंगा, लेकिन बोलने से नहीं होता ना भाई, मेहनत से होता है, पढ़ाई से होता है। जितने भी बंदे एसएचओ आईपीएस इंस्पेक्टर वगैरह सब बन रखे हैं, मैं खुद हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएट हूं, मैंने खुद हंसराज कॉलेज से पढ़ा है। तो इसके अंदर क्या बात है भाई, आपकी बात मैटर नहीं करती, आप क्या काम करते हो, आप कितनी मेहनत करते हो वो मैटर करता है। तो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एड इंसल्ट टू इंजरी, यानी चोट के ऊपर और आपने बेइज्जती कर दी उसकी। तो मेक बैड सिचुएशन वर्स, जब आप एक कोई सिचुएशन खराब है उसको और खराब कर देते हो, उसको बोलते हैं एड इंसल्ट टू द इंजरी। ऑल ईयर्स का मतलब क्या होता है, इसको हम भाई इंग्लिश में एक सेंटेंस भी लिख सकते हैं अपनी बढ़िया सी, आई एम ऑल ईयर्स। इसका मतलब है मैं आपको सुन रहा हूं ध्यान से, यानी जब आप, मेरे चारों कान खुले हैं। ठीक है, वैसे तो 2 ही कान होते हैं लेकिन मेरे चारों कान खुले हैं, यानी मैं बड़े गौर से सुन रहा हूं भाई तुम्हें। ठीक है, आई एम ऑल ईयर्स, ये आया था पिछली बार ना आपका सीजीएल के अंदर, आई एम ऑल ईयर्स वाला। चलो भाई, अब ये है हमारे कुछ एमसीक्यूज वाले पार्ट, इनको ध्यान से हम करते हैं और समझते हैं क्या है भाई। एट ऑल कॉस्ट, यानी जब आप कोई भी दाम दे दो तो इसका मतलब क्या होता है, सस्ता नहीं, स्लोली नहीं, हैप्पीली नहीं, इसका मतलब होता है कोई भी दाम चलेगा इस चीज के लिए। आई विल क्लियर द यूपीएससी एग्जाम, आई विल क्लियर द सीजीएल एग्जाम एट ऑल कॉस्ट। इन ऑर्डर टू का मतलब क्या होता है भाई, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है किसी पर्पस के लिए, यानी इन ऑर्डर टू इंप्रूव योर इंग्लिश यू हैव टू प्रैक्टिस डेली। तो अगर आपको अपनी इंग्लिश सुधारनी है तो आपको डेली बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग इंग्लिश यू हैव टू लर्न डेली। इसका मतलब क्योंकि नहीं होता, इंस्टेड ऑफ नहीं होता, इंस्टेड ऑफ का मतलब तो होता है इसकी बजाय या फिर इसकी जगह। क्या होता है भाई, इसकी जगह को क्या बोलते हैं हम, इंस्टेड ऑफ। ठीक है, इसकी
जगह, और विदाउट का मतलब होता है इसके अलावा, राइट। उसके बाद है भाई हमारा कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो भाई ध्यान से देखो इसको। इन फेवर ऑफ का मतलब क्या होता है? जब आप किसी को सपोर्ट करते हो ना। अगेंस्ट का मतलब तो किसी के खिलाफ होना होता है। क्या होता है? किसी के खिलाफ को क्या बोलते हैं हम? अगेंस्ट। ठीक है, तो इन फेवर ऑफ का मतलब क्या होता है भाई? किसी को सपोर्ट करना, इग्नोर करना नहीं होता, अपोज करना नहीं होता। और ड्यू टू का मतलब होता है किसी का कारण। क्या होता है भाई? किसी का कारण। यानी टुडे इज ऑफ ड्यू टू द पब्लिक हॉलीडे, आज छुट्टी है पब्लिक हॉलीडे के कारण, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बिकॉज ऑफ। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, टुडे इज हॉलीडे बिकॉज ऑफ द पब्लिक हॉलीडे। ड्यू टू का मतलब मैंने अभी बताया आपको, किसी चीज के कारण, यानी बिकॉज ऑफ। इंस्टेड ऑफ का मतलब इन प्लेस ऑफ। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है इसकी जगह। इंस्टेड ऑफ टेकिंग द आइसक्रीम टेक द हनी। आपने क्या किया? आइसक्रीम खाने की जगह आप शहद खा लो, तो इन प्लेस ऑफ टेकिंग आइसक्रीम यू शुड ईट द हनी। फिर हमारा इन टर्म्स ऑफ। इन टर्म्स ऑफ का मतलब होता है इसके संदर्भ में, इसके आसपास की जो अब आप चीज बताते हो ना, इसके रिगार्डिंग आप कोई चीज बताते हो, इसको बोलते हैं भाई हम इन टर्म्स ऑफ। तो मैंने बोला इन टर्म्स ऑफ स्टडीज, यानी अगर मैं पढ़ाई की बात करूं, इन टर्म्स ऑफ स्टडीज योर चाइल्ड इज द बेस्ट चाइल्ड। पढ़ाई की बात करूं तो आपका बच्चा बहुत अच्छा है। तो इन टर्म्स ऑफ स्टडीज यानी रिगार्डिंग द स्टडीज योर चाइल्ड इज द बेस्ट। एज अ रिजल्ट। एज अ रिजल्ट का मतलब होता है जब आपने कोई काम किया और उसका ये रिजल्ट आया, तो इसको आप क्या बोलोगे? एज अ रिजल्ट। और कॉन्सिक्वेंटली का मतलब भी ये होता है जब लास्ट में आपने कोई चीज करी और इसका परिणाम जो है ये है, तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई? कॉन्सिक्वेंटली। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या होता है? कोई चीज खत्म हो गई है? नहीं। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है कोई चीज अच्छे से काम नहीं कर रही। जैसे दिस डिजिटल बोर्ड इज आउट ऑफ ऑर्डर, ये खराब हो गया है, काम नहीं कर रहा अच्छे से। या फिर द ट्रेन इज आउट ऑफ ऑर्डर, यानी इसका मतलब ये ना ट्रेन आउट ऑफ ऑर्डर हो गई, यानी कि अभी ट्रेन नहीं मिल पाएगी आपको। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है अभी कोई चीज खराब है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। या फिर माय फोन इज आउट ऑफ ऑर्डर, मेरा फोन अभी टेक्निकली प्रॉब्लम है उसके अंदर। ठीक है। अंडर कंट्रोल का मतलब क्या होता है? अंडर कंट्रोल का मतलब ये नहीं हम किसी के ऊपर बहुत ज्यादा हुक्म जमा रहे, नहीं। अंडर कंट्रोल का मतलब होता है जब आप कोई चीज बहुत अच्छे से मैनेज करो ना, सक्सेसफुली मैनेज हो जाए, इसको हम बोलते हैं अंडर कंट्रोल। आगे देखते हैं भाई। तो ये हमारा है क्यूआर कोड व्हाट्सएप ग्रुप का। स्कैन दिस क्यूआर कोड and you will be directed to the WhatsApp group of Rise Academy where I teach everybody free of cost. I don't take a single rupee from them, right? आप अगर इन सारे क्वेश्चंस को बेटा अच्छे से कर लोगे, तुम्हारा पक्का 100% इसके बाहर से कोई भी सवाल नहीं आ सकता। लेकिन इसको अच्छे से दिमाग में रख के चलना, याद रखना एग्जाम तक। इसकी ट्रिक मैं बता रहा हूं। डेली बेसिस पे एक इडियम पढ़ो, डेली बेसिस पे 2 इडियम पढ़ो, धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस बढ़ाओ। और आपको है ना याद करने से नहीं, आपको लिखने से याद होगा। आपको कोई चीज याद करनी है तो लिख लो उसको, 5 बार लिख लो। आज लिख लो, कल लिख लो, परसों लिख लो, 5 दिन लिख लो। आपको ये सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी? याद हो जाएंगी। आप खुद भी भूलना चाहोगे ना, तब भी नहीं भूल पाओगे। सो दिस इज द ऑफिशियल ग्रुप ऑफ राइज अकेडमी। स्कैन दिस क्यूआर कोड एंड यू विल बी डायरेक्टेड टू द व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ राइज अकेडमी एंड वेयर आई विल प्रोवाइड एंड कीप ऑन पोस्टिंग very good videos with your guys very good feedbacks. So don't forget to subscribe and like this video and subscribe to my channel and send it to each and every friend who do you think that he should also go to the गवर्नमेंट सेक्टर। जो बच्चा बड़ा परेशान है कि मैं कहां से पढ़ूं, इंग्लिश का मेरा टेस्ट होने वाला है सीयूईटी का, मैं कहां से पढ़ूं, बेटा ये वीडियो उनको भेज देना आप। उनकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी और मेरी भी हेल्प हो जाएगी, और आप अच्छे से पढ़ते रहो और इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you so much everyone. Keep rising with Rise Academy.